की तरंग दैर्ध्य। यहीं से आज वापस स्टार्ट करेंगे अपन वेवलेंथ से। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। एक तरंग की लंबाई कहते हैं इसको अपन तरंग दैर्ध्य को। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, जिसको हमने लैम्ब्डा से डिनोट किया था। और ये बताया गया था आपको कि एक जो वेव होती है उसका जो ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक वेव का जो ट्रांसमिशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले वो अधिकतमा पर जाती है, अधिकतमा से क्या होता है वो न्यूनतमा पे जाती है, फिर वापस अधिकतमा पे, फिर वापस न्यूनतमा पे। इस तरह से एक वेव का मोशन होता है ना। तरंग का जो संचरण होता है वो इस तरीके से होता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है इनको बोलते हैं श्रृंग, श्रृंग, और इनको बोलते हैं हम गर्त। जो गड्ढे हैं उनको गर्त बोलते हैं, और गर्त के दो क्रमागत गर्त जो है उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर दो क्रमागत श्रृंग जो है उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये मैंने आपको कल बताया था कि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दो क्रमागत एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ, यानी कि श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसको लैम्ब्डा को हम मीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, है ना, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। आ जाते हैं दूसरी डेफिनेशन के ऊपर। सेकंड आता है तरंग का एक और फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? ठीक है, ये सेकंड फीचर हो गया एक तरंग का। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यू से। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो देखो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई एक बिंदु है, मान लो जैसे ये कोई एक बिंदु है ना। इस बिंदु से एक यहां से कोई तरंग आ रही है, एक सेकंड में इस बिंदु से जितने तरंग दैर्ध्य गुजरेंगे, है ना, एक सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य इसमें से गुजर रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य यहां से वहां तक गुजरेंगे, उन तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति का मतलब हो गया किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, है ना। वेवलेंथ का नंबर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में गुजरे, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में, है ना। तो एक डेफिनेशन, एक परिभाषा लिखिएगा। किसी बिंदु से, किसी बिंदु से प्रति सेकंड, किसी बिंदु से पर सेकंड, प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, तरंग दैर्ध्य की संख्या। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर सेकंड कितनी वेवलेंथ गुजर रही है, 2, 4, 6, 8, 15, 20, 1000, लाख, एक सेकंड में कितनी तरंग दैर्ध्य गुजरेगी, उसे हम तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये न्यू का देखो, सी के साथ न्यू का जो है लैम्ब्डा के साथ एक रिलेशन होता है। न्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्ब्डा के, यानी तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य। आप खुद देखो बेटा, सोचो, अगर यहाँ तरंग दैर्ध्य बड़ी हुई तो एक सेकंड में कम निकल पाएगी। ये अगर लंबाई छोटी हुई तो एक सेकंड में ज्यादा निकल पाएगी, और ये लंबाई अगर ज्यादा हुई तो एक सेकंड में कम गुजर पाएगी। इसका मतलब आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा एक कांस्टेंट सी अपॉन लैम्ब्डा, है ना। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, न्यू बराबर सी बाय लैम्ब्डा। करेक्ट। सी यहां पर लाइट की वेलोसिटी है, सी का मतलब है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। और ये प्रकाश का वेग हम यूज करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी यूनिट देखो क्या बनी। यहां से अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहो तो आप खुद ही बना सकते हो। देखो, यूनिट कभी भी रटी नहीं जाती है कि इसकी यूनिट ये है, यूनिट फॉर्मूले से बना ली जाती है। जैसे प्रकाश का वेग जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है और लैम्ब्डा मीटर में है। इसका मतलब मीटर से मीटर तो कट गया, तो नीचे रह गया सेकंड। सेकंड को जब आप ऊपर लोगे तो बन जाएगा सेकंड इनवर्स, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर आ गया, यानी कि ये यूनिट बन गई इसकी सेकंड इनवर्स।
इसी सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। आवृत्ति की जो इकाई होती है ज्यादातर बोली जाती है वो होती है हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं या इसको सीपीएम भी बोलते हैं। सीपीएम का मतलब होता है साइकिल पर, सीपीएस साइकिल पर सेकंड, इसको सीपीएस भी बोलते हैं। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में देखो एक तरह का ये चक्कर ही तो है, ये एक साइकिल ही तो है कि तरंग यहां से स्टार्ट हुई, फिर वापस यहाँ एक चक्कर पूरा हुआ, फिर वापस स्टार्ट हुई, फिर वापस यहाँ दूसरा चक्कर पूरा हुआ, मतलब इस चक्कर को है ना एक सेकंड में कितने चक्कर निकाल पा रही है उसको हम बोल सकते हैं आवृत्ति। तो इसकी यूनिट जो ज्यादातर यूज लेंगे वो अपन हर्ट्ज यूज लेते हैं, कभी सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो या सीपीएम साइकिल पर मिनट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये रिलेशन हो गया कि अगर मैं न्यू, सी तो कांस्टेंट है ना, तो न्यू और लैम्बडा में क्या संबंध हुआ, तो हम कह सकते हैं सर कि न्यू1 अपॉन न्यू2, दो तरंगों की आवृत्तियों का जो अनुपात होगा वो उनके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब हो गया न्यू1 अपॉन न्यू2 बराबर लैम्बडा2 अपॉन लैम्बडा1। जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। करेक्ट। सेकंड फंक्शन समझ में आया आपको वेव का, सेकंड फीचर। तीसरा फीचर आता है वेव का, एक वेव में तीसरी जो चीज होती है उसको बोलते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या, तरंग संख्या को बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, तरंग संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में वेव नंबर। वेव नंबर मतलब न्यू बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, न्यू बार, वेव नंबर कहते हैं इसको। करेक्ट। अब वेव नंबर क्या है, तो वापस देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। हम अभी हमने क्या बोला, एक सेकंड से गुजरने वाली। अब एक सेकंड भूल जाओ और एक सेंटीमीटर याद रखो। एक सेंटीमीटर डिस्टेंस में, एक सेंटीमीटर की दूरी में जितनी तरंग दैर्ध्य होंगी उनको हम क्या बोल देंगे, तरंग संख्या। एक सेंटीमीटर की दूरी है, ये मान लो एक सेंटीमीटर है, इसके अंदर कितनी तरंग दैर्ध्य समा सकती है, कितनी तरंग दैर्ध्य आ सकती है किसी तरंग की, उसे हम कह देंगे उस तरंग की क्या है, तरंग संख्या है। बस समझ में आ गई। तो तरंग संख्या का मतलब हो गया कि एक सेंटीमीटर दूरी में, ठीक है, एक सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेंटीमीटर दूरी में, एक सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित, एक सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या, नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर सेकेंड डिस्टेंस, है ना, उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। एक सेकंड में, एक सेंटीमीटर में कितनी तरंग दैर्ध्य होंगी उन सब की संख्या को हम बोल देते हैं तरंग संख्या, न्यू बार। करेक्ट। हाँ, अब देखो न्यू बार किसके इक्वल होगा। अब आप सोचो कि मान लो यही हमारा एक सेंटीमीटर है, अब इसमें अगर तरंग दैर्ध्य बड़ी हुई तो एक सेंटीमीटर में कम आएंगी, और अगर छोटी हुई तो एक सेंटीमीटर में ज्यादा आ जाएंगी, है ना। भाई लंबाई है, अगर तरंग दैर्ध्य छोटी है तो एक सेंटीमीटर में ज्यादा नंबर हो जाएंगे उसके, और अगर बड़ी तरंग दैर्ध्य है तो एक सेंटीमीटर में कम आ पाएंगी। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा अगर ज्यादा बड़ा होगा तो तरंग संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर अपन बनाना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा भैया न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। ये इसका फॉर्मूला होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, है ना। अब यूनिट बनाओ, तो यूनिट रटनी नहीं है, लैम्बडा की यूनिट हमें पता है मीटर में होती है, तो आप इसकी यूनिट मीटर इनवर्स कह सकते हो, या फिर आपने परिभाषा में ही बोला है कि पर सेंटीमीटर, जैसे वो पर सेकंड था तो सेकंड इनवर्स हो गया, पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसकी यूनिट हो गई, अगर लैम्बडा आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अगर आप लैम्बडा मीटर में ले रहे हो तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, अगर आप लैम्बडा पिकोमीटर में ले रहे हो पिकोमीटर इनवर्स, अगर आप लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो एंगस्ट्रॉम इनवर्स। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ाते हैं। ये हमें पता है कि न्यू, एज वी नो कि इनमें रिलेशन क्या है, देखो न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा होता है, और 1 अपॉन लैम्बडा हम खुद बोल रहे हैं कि न्यू बार है, तो मैं इसमें से 1 अपॉन लैम्बडा निकाल दूं, तो 1 अपॉन लैम्बडा निकाल दूं तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बार इंटू सी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, है ना, कि इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है या कौन सा फॉर्मूला सही है,
तो ये एक और नया फॉर्मूला हमने बना दिया इन दोनों से कि न्यू बराबर सी बाई लेमडा, और 1/λ जो आपको इसमें दिख रहा है वो 1/λ किसके बराबर हो गया, न्यू बार। तो न्यू इक्वल टू हो गया न्यू बार इंटू सी। ये बात समझ में आई। तीसरा फीचर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ फीचर देखो, एक तरंग का जो चौथा फीचर होता है, चौथी जो उसमें बात होती है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे बेटा सारे, ठीक है। ये सारे चारों पॉइंट इस पूरे चैप्टर में, बोहर मॉडल उसके आगे जहां जहां आप पढ़ोगे उसे हम इन चीजों से ही समझ पाएंगे। आवर्तकाल कैपिटल टी लिख दो, कहीं कहीं बुक्स में स्मॉल टी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड, इंग्लिश में बोलते हैं आप उसको टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल क्या है, पीछे आते हैं वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। याद है आवर्तकाल का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि ये एक चक्कर है, ये एक चक्कर है, मतलब यहां से जब एक तरंग यहां से निकल के वापस यहाँ आती है तो एक चक्कर पूरा होता है। इस एक चक्कर को पूरा करने में वो कितना समय लेती है, वो आवर्तकाल है। एक सेकंड, एक जो है चक्कर को पूरा करने में, एक साइकिल को पूरा करने में तरंग जितना समय लेगी उसको हम बोल देंगे उस तरंग का वो क्या है, आवर्तकाल है। बात समझ में? तो आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया, आवर्तकाल का मतलब हो गया एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय, एक चक्कर को पूरा करने में, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, पूरा करने में लगने वाला समय, लगने वाला समय, एक तरंग को एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और इसको हम टी से, टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो आवर्तकाल जो है वो बेसिकली क्या है, आवृत्ति का उल्टा है। आप सोचो, अगर एक सेकंड में ज्यादा तरंगे निकल रही है, इसका मतलब तरंगों का जो है आवर्तकाल कम है, तब फटाफट फटाफट चक्कर पूरे हो रहे हैं, चक्कर जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब आवर्तकाल कम है। तो इसका बेसिक सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि आवर्तकाल क्या होगा, 1 आवृत्ति के बराबर होता है। टी बराबर क्या होता है, 1/न्यू। आप यूं भी सोच लो, आवृत्ति होती है सेकंड इनवर्स, तो यहां मैं सेकंड इनवर्स रखूंगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा सेकंड में, है ना। तो टाइम पीरियड का एक सिंपल सा मतलब होता है बेटा, ये आवृत्ति का उल्टा होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अगर उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा आवर्तकाल, है ना। इसकी यूनिट हो गई सेकंड में, अगर आप न्यू सेकंड में ले रहे हो तो यूनिट बन जाएगी सेकंड में। अब न्यू की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो बेटा आपको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन सी। ये भी ध्यान रख सकते हो कि लेमडा अपॉन, मैं ये सारे फॉर्मूले आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इनमें से कौन सा सूत्र सही सूत्र नहीं है, या इनमें से कौन सा सूत्र गलत है या कौन सा सही है। तो उसलिए आपको ध्यान रहे कि हाँ, ये टी बराबर 1/न्यू होता है, और न्यू की जगह सी बाई लेमडा रखूंगा तो टी बराबर लेमडा बाई सी भी हो सकता है। बनाने में क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं उसको भी, है ना। चलो, तो ये चार फीचर आपने पढ़े, पहला तरंग दैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेव नंबर, वेव नंबर मतलब तरंग संख्या, और चौथा हो गया आपका टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। और इन चारों को एक क्वेश्चन से अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पे अपन ने एक सवाल दिया है आपको, क्वेश्चन ये है, एक ही सवाल से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो आप, ये एक सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे मान लो कोई वेव है और उसका आपको दिया हुआ है, किसी तरंग का आवर्तकाल आपको दिया हुआ है, एक तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है वो आपको दिया हुआ है 0.5 नैनो सेकेंड है। कितना है, 0.5 नैनो सेकेंड है आवर्तकाल, 0.5 नैनो सेकेंड है। तो इसकी आवृत्ति न्यू, कॉमा इसका तरंग संख्या न्यू बार, तथा लेमडा यानी कि वेवलेंथ ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तीनों चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है। एक वेव के लिए आपको दिया हुआ है कि उसका आवर्तकाल 0.5 है, तो उसकी आवृत्ति, उसकी तरंग संख्या और उसकी लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो भैया बहुत सिंपल सा होता है, ऐसे एग्जाम में एकदम इजी वे में क्वेश्चन आते हैं, और बस आपको अपने फॉर्मूले अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप आराम से कर लोगे। जैसे टाइम पीरियड 0.5 दिया है, तो भैया टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, 1/न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आवृत्ति निकालनी है तो न्यू बराबर हो जाएगा 1/टी।
अब 1/t, t का वैल्यू रख दो तो 1/t, देखो t नैनो सेकंड में है, तो 0.5 इंटू 10 की घात -9 सेकंड हो गया। ये नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है, तो ये 9 सेकंड हो गया। ये 9 ऊपर ले लो तो माइनस का है नीचे, ऊपर प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात 9 सेकंड। बोलो बराबर है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा आप लोग, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात 9, ऊपर आ गया प्लस का हो गया, ये उसकी आ गई आवृत्ति। अब हमें पता है कि जो है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो हमें पता है न्यू बराबर क्या होता है, c बाई लेमड़ा। c का मान हमें पता है 3 इंटू 10 की घात 8, और अपॉन लेमड़ा बाहर ले लो और न्यू नीचे ले आओ। लेमड़ा बाहर ले लो, न्यू नीचे ले आओ, तो न्यू नीचे आ गया तो लेमड़ा बाहर अपने निकाल लिया। कितना आ गया ये आ गया 2 इंटू 10⁹, जो हमने निकाल के रखा था पहले से। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 और 9 कट गया, नीचे 1 रह गया बेटा, ये आ गया 1.5, है ना। ये आ गया 1.5 इंटू 10 की घात -1, या फिर इसी को लिख सकते हो 0.15 मीटर। मीटर में निकाला है, 0.15 मीटर में आ गया दूसरी चीज। अब तीसरा आपको क्या ज्ञात करना है, लेमड़ा आ गया, न्यू बार होता है 1 बाई लेमड़ा, है ना। न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लेमड़ा। यही सॉल्व कर देते हैं इसको, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमड़ा। तो देखो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमड़ा, तो 1 अपॉन लेमड़ा हमारे पास आ गया 0.15, है ना। 0.15 इसको सॉल्व कर लोगे तो ऊपर 10/15 हो जाएगा, 100/15 सॉरी, 100/15 मतलब हाँ 120 बाई कितना आ गया 100/15 यानी 20/3, 5 से कैंसिल कर लो, 20/3 यानी ये आ जाएगा नियरली 6.66 या 6.67 न्यू बार, है ना। तो न्यू बार मीटर में ले रहे हो, यूनिट हो जाएगी मीटर, मीटर पर मीटर यानी मीटर इनवर्स। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। थ्योरी वाला पोर्शन जो भी मैंने बताया आपको 4 चीजें, वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, एक बार आप पहले बताइए कि आपको ये टॉपिक, ये जो लास्ट मैंने क्वेश्चन बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। न्यू इक्वल टू 1/t होता है, तो न्यू इक्वल टू 1/t, है ना। t इक्वल टू 1/न्यू, तो t हमने रख दिया 0.5 नैनो सेकेंड, ये आ गया 2 इंटू 10 की घात +9। फिर हमने देखा लेमड़ा इक्वल टू न्यू इक्वल टू c बाई लेमड़ा, तो लेमड़ा इक्वल टू हो गया c बाई न्यू की वैल्यू रखी तो आ गया 1.5 10⁻⁻1, यानी कितना आ गया 0.15 मीटर। तीसरा हमने न्यू बार निकालना है, तो 1 अपॉन लेमड़ा कर दिया 1 अपॉन 0.15, 20/6 6.67 और यूनिट आप क्या ले रहे हो मीटर में, तो आ जाएगा आंसर किसमें, मीटर इनवर्स में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल इस टॉपिक में से पूछा जा चुका है ना। वो क्वेश्चन ऐसे होता है जहां पे बच्चे गलती भी करके आते हैं, आप मत करिएगा। यहाँ देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2 तरंगे हैं, ठीक है, 2 तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य आपको दे दी, 2 तरंगे जिनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, ठीक है, 2 तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आपको दी हुई है, एक है 2000 एंगस्ट्रॉम और एक है 4000 पिकोमीटर। 2 तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 2000 जो है एंगस्ट्रॉम में है, 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरा है 4000 पिकोमीटर। तो इनकी आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, आवृत्ति का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखिए बोर्ड पे, आवृत्ति का अनुपात ज्ञात करो। ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, बस वो करते क्या है, एक एंगस्ट्रॉम में दे दिया, एक पिकोमीटर में दे दिया, बच्चा क्या गलती कराता है एग्जाम में और वो कर लेता है सीधा ही दोनों को एक साथ ऐसे ही लेके रख लेता है और आंसर निकाल लेगा वो 2:1 या कोई 1:2, 1:2 या 2:1। हाँ समझ, ऐसा नहीं करना। आप इनके साथ यूनिट देखो, पिकोमीटर में है और ये जो है वो एंगस्ट्रॉम में है, तो एक पिकोमीटर एक एंगस्ट्रॉम में, इसका मतलब दोनों अलग अलग यूनिट में है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा इन दोनों को कि ये किस में है, ठीक है। एक पिकोमीटर में है और एक एंगस्ट्रॉम में, तो आपको इसको देखना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्या फॉर्मूला बताया, ν1 अपॉन ν2 बराबर λ2 अपॉन λ1,
है ना, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 बराबर λ2 अपॉन λ1। λ2 कितना है, पहला जो हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल में पहली चीज दे रखी होती है वो 1 होती है और बाद वाली 2 होती है ना। तो यहाँ पे पहला 2000 है, तो इसका मतलब λ1 तो हो गया आपका 2000, लेकिन ध्यान रखिए खाली 2000 नहीं रखना है, एंगस्ट्रॉम यानी मीटर में रखना है। तो मीटर में हो गया 10 की घात -10, कल बताया था आपको मैंने। इसी तरह से ये हो गया 4000 λ2 हो गया 4000 इंटू 10 की घात -12, क्योंकि पिकोमीटर में है। अब मैंने इसको सॉल्व किया, -10 -12 2, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार, यानी कि हमारे पास रह गया भैया 2 और ऊपर रह गया इंटू 10 की घात -2/1। अब ये 10 की घात -2 को नीचे ले आओ, तो 10 की घात -2 नीचे आएगी तो 10 की घात +2 हो गई, 100 हो गया। इसका मतलब ये अनुपात आ गया हमारे पास न्यू 1 अपॉन न्यू 2 बराबर, ये रेशियो आ गया हमारे पास कितना 2/100, और 2/100 को और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1/50। ये आपका क्या हो गया आंसर 1/50। तो सही आंसर इसका 1/50 आएगा, ना कि 2:1 या 1:2, ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा 1:50, है ना। दो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य 2000 और 4000 दी हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो न्यू 1 अपॉन न्यू 2 बराबर λ2 अपॉन λ1, वैल्यू पुट करी और इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1/50, करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब और ध्यान से देखना क्या होता है कि एक हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप देखिए एक स्पेक्ट्रम है जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा फिर आपको होमवर्क के लिए दूंगा। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, चलिए EMW स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, एक श्रेणी होती है किसी भी चीज की, कोई भी चीज को आधार मान के उनको श्रेणी में जमा दो तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे क्लास में, स्कूल में, है ना, प्रेयर के टाइम बच्चों को हाइट के हिसाब से जमा रहे, सबसे छोटा आगे सबसे बड़ा पीछे, स्पेक्ट्रम है। छोटे से बड़े के क्रम में किसी को जमा लो, उसको क्या बोल देंगे स्पेक्ट्रम, या बड़े से छोटे के क्रम में जमा लो, क्या बोल देंगे उसको स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक सीरीज होती है, सिंपल कुल मिला के बात ये, स्पेक्ट्रम क्या एक सीरीज होती है। तो यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर अपन व्यवस्थित करते हैं किसके क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। किसके बढ़ते हुए क्रम में, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम क्या है, ये लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ तो आवृत्ति का घटता हुआ हो गया, लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम। अगर लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम है तो इसका मतलब ये हो गया कि आवृत्ति का घटता हुआ क्रम हो गया, ये है ना, ये हो गया आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम, फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम किसका, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का बढ़ता हुआ या तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति का घटता हुआ या तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ जो क्रम होता है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, करेक्ट। अब हमने क्या किया, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों को बढ़ते हुए क्रम में जमाया। देखिएगा कैसे आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है इस टाइप से। सबसे पहले यहाँ पर सबसे आगे एक तरंग आती है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज। इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उसके बाद में आती है गामा रेज, गामा रेज मतलब गामा किरणें। गामा किरणों के बाद आती है एक्स रेज, एक्स किरणें। एक्स रेज के बाद में हमारे पास आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद में आती है विजिबल, विजिबल VIS, विजिबल का मतलब होता है दृश्य क्षेत्र, दृश्य प्रकाश, जहां हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है यूवी के बाद में IR, विजिबल के बाद IR इंफ्रारेड को बोलते हैं। उसके बाद में आती है MW को बोलते हैं भैया माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें। और माइक्रोवेव्स के बाद आती है रेडियो तरंगें या रेडियो वेव्स। सर ये चीज क्या है, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनके अलावा अगर कोई आपको बोल दे कि भैया ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो मना कर देना। कौन सी होती है, ये जितनी भी मैंने लिखी है बोर्ड पे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। और ये किस क्रम में जमाई गई है, ये जमाई गई है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब आप अगर इस तरफ जा रहे हो तो लैम्ब्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है।
बात समझ में आ गई। अब एक और बात जो अगला टॉपिक है उससे रिलेट करेगी, वो ये है कि जब आवृत्ति घटती है ना तो तरंग की ऊर्जा भी घटती है। जब आवृत्ति घटती है तो तरंग की ऊर्जा भी घटती है, मतलब आवृत्ति अगर घट रही है तो यहाँ पर एनर्जी का क्रम भी यही होगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, कॉस्मिक किरणों की, इनकी। और सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, रेडियो तरंगों की, रेडियो वेव्स। सबसे कम ऊर्जा रेडियो वेव्स और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव्स। मैं आपको बताऊं क्लियरली, जो मैं बता रहा हूं वैसे आप ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप गांठ बांध के रखना। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, इनमें से 3 तरंगे कहीं से उठा लेंगे और बोल देंगे कि इनमें से कौन सा तरंग दैर्ध्य का सही क्रम होगा। तीनों को अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया और बोल दिया कौन सा क्रम सही है ना। 3 तरंगे उठा ली, जैसे गामा किरणें उठा ली, एक IR उठा ली और एक एक्सरे उठा ली। अब बोल दिया कि इनमें तीनों को अरेंज कर दिया बढ़ते हुए क्रम में, बोल दिया कौन सा क्रम सही है। ये काफी कंपटीशन एग्जाम्स में है ना पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो ये क्रम आपको एज इट इज याद रखना है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स के बाद में रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। अब यहाँ जो बीच में एक क्षेत्र आ रहा है ना विजिबल, जिसे हम बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, ये दृश्य, इसकी थोड़ी रेंज ध्यान रखना। हालांकि ये आप चीजें पहले से थोड़ी सी जानते होंगे कि विजिबल की रेंज क्या होती है। क्या होती है विजिबल की रेंज, विजिबल की रेंज होती है 3500 नैनोमीटर से 7500 नैनोमीटर। 3500 नैनोमीटर से 7500 नैनोमीटर। ये अगर कोई भी तरंग दैर्ध्य हुई किसी भी तरंग की तो वो विजिबल में जाएगी। और इस विजिबल में हमको अब पता होगा आपको कि 7 कलर होते हैं जिनको बोलते हैं विबग्योर, VIB है ना, GYOR, विबग्योर कहते हैं जिसको, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन 7 कलर को जो है उसमें भी अगर अपन 7 कलर में देखें तो वायलेट जो है, वायलेट की लैम्बडा सबसे कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और रेड की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लाल की तरंग दैर्ध्य, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और एक बात ध्यान रखना कि तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के साथ एक संबंध होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, और फैलाव जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चीज ध्यान रखना, ये प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, है ना, प्रकीर्णित होना, फैलना, यानी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो डिस्पर्शन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका डिस्पर्शन, प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, फैलाव है, वो सबसे कम होता है। तो इसका मतलब लाल रंग फैलता कम है, एक जगह ज्यादा एकत्रित रहता है, तो हमें वो दूर से दिखाई दे जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो है डेंजरस सिग्नल, खतरे के निशान, है ना, कोई खोपड़ी बनी होती है, 2 हड्डियां बनी होती है, खतरे के निशान, या ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप का निशान, रुकने का साइन, है ना, या मेडिकल का साइन जो होता है, प्लस का साइन बड़ा सा ऊपर लगा रहता है। मेडिकल स्टोर, सारी मेडिकल की दुकानों में बड़ा सा रेड कलर का प्लस लगा रहता है। क्यों, कारण यह है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा, प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा तो ये दूर से दिखाई दे जाता है। फैलाव कम होगा, एक जगह एकत्रित रहेगी तो आसानी से किसी को भी दिखाई दे जाती है दूर से। दूर से ही देख के आप बता सकते हैं कि हाँ वहां पे कुछ जो है रेड है, इसका मतलब वहां पे कोई या तो हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल शॉप है, उसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है और किसका कम। एक और मैं बात बताऊं आपको, अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि छोटी छोटी बातें शायद आई थिंक आपको शायद पता हो या ना भी हो, बहुत छोटी सी बात है, और हो सकता है मेरे हिसाब से आप जितने भी अभी वीडियो देख रहे हो आप सब उसका गलत आंसर ही दोगे। कैसे सर, आप पहले से कैसे कह सकते हो, मैं बता, ये विबग्योर है। विबग्योर का मिडल कलर कौन सा होगा, बताओ बेटा, इस विबग्योर का मिडल कलर कौन सा होगा। मिडल कलर मतलब बीच का कलर कौन सा होगा। कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं है, लाइव क्लास चल रही है ना। हाँ, एकदम लाइव चल रही है वीरेंद्र राव जी, टेंशन इसकी कुछ नहीं है, क्लास एकदम लाइव चल रही है। जिस दिन रिकॉर्डेड होगी उस दिन आपको पहले से ही जो है टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म करके दिया जाएगा कि आज वाली क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। हाँ, अभी ये प्रॉपर्ली लाइव चल रहा है, येलो एग्जैक्टली, ठीक है। इसरार जी, येलो कलर जो होता है ये मिडल कलर होता है, ये होता है भैया मिडल कलर। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 तो मिडल कलर ग्रीन हो गया सर,
तीन इधर कर दिए, तीन इधर कर दिए, बीच में जो कलर है वो मिडल कलर है। मिडल कलर नहीं है, मिडल वेवलेंथ या मिडल कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता है, येलो होता है। ये बात आप ध्यान रखें, है ना। मिडल कलर जो होता है येलो होता है, ग्रीन नहीं होता है। ऐसा नहीं तीन इधर कर दिए, तीन उधर कर दिए, बीच में ग्रीन आ गया सर तो ग्रीन मिडल कलर नहीं। वेवलेंथ के अनुसार मिडल में नहीं आता। मिडल कलर कौन सा होता है? येलो होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? ये होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेडियो। सबसे कम किसकी है? कॉस्मिक। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? कॉस्मिक। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ाएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और एक आपका होमवर्क, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य, एक तरंग की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मान लीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम है। 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करो। ऐसे आपको सवाल बना के दे दिया, इसकी आवृत्ति ज्ञात करो, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो। एक तरंग है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। ये आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बना के दे दिया। तो एक मैं बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन फिर आप लोग करना। अब इस बार लेमड़ा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में और हमें फाइंड करना है उसकी आवृत्ति। कॉस्मिक रे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सी होती है? देखो कॉस्मिक रेज अर्थ पे होती नहीं है, कॉस्मिक किरणें अर्थ पे होती ही नहीं है। कॉस्मिक किरणें स्पेस में होती है, अंतरिक्ष में होती है। उनकी तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी होती है कि वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती है। वो जब सूर्य से निकलती है तो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही वो खत्म हो जाती है। उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा कम होती है ना। बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होने से अर्थ तक आ ही नहीं पाती है और पहले ही खत्म हो जाती है। और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो भेद सकती है, उनकी भेदन क्षमता अच्छी होती है, पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है ना। बॉडी से आर पार हो सकती है। तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली वेव्स होती हैं वो, उनको बोलते हैं हम कॉस्मिक किरणें। जो अर्थ में आती नहीं है, वो ऊपर स्पेस में ही खत्म हो जाती है। एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति क्या होती है? न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमड़ा। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ और लेमड़ा कितना है? 5000। ध्यान रखना 5000 ही नहीं रख देना है, ये अगर आप ऊपर मीटर में रख रहे हो, लाइट की वेलोसिटी अगर आप मीटर में रख रहे हो तो ये भी मीटर में आना चाहिए। तो ये मीटर में आएगा तो 10⁻⁻10 साथ में लाएगा। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो आओ देखो कैसे सॉल्व किया। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आ गया? 10⁻⁷ ऊपर आ गया, 15 बन गया। 10 की घात 8 और 10 की घात 7, 10 की घात 15 बन गया, है ना। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, पीछे बच गया 3/5 और ऊपर चला गया तो इंटू हो गया 10⁻15। यहाँ 7 था, ऊपर चला गया 8 और 7 15 हो गया, है ना। 3/5 यानी कि 0.6 इंटू 10 की घात 15, ठीक है। और किस में आ रहा है? सेकंड में, क्योंकि हमें पता है आवृत्ति सेकंड में होती है। सेकंड में आ गया, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। 0.6 को भी हटा दो, एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि पॉइंट आप पीछे ले रहे हो, एक पावर प्लस में कम हो जाती है। तो 6 इंटू 10 की घात 14 सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, बराबर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात क्या करना है? ऐसे ही बस आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे देंगे, मैंने 5000 एंगस्ट्रॉम दिया, वो 5000 पिकोमीटर दे देंगे, 5000 नैनोमीटर दे सकते हैं, 4500 नैनोमीटर दे दिया, कुछ भी, है ना। तो करना कुछ भी नहीं है। हाँ, 6 इंटू 10⁻14 हर्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति, एक तरंग की आवृत्ति 5 इंटू 10 की घात 15, एक तरंग की आवृत्ति 5 इंटू 10 की घात 15 हर्ज है, 5 इंटू 10 की घात 15 हर्ज है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो इसकी तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करो, ठीक है। तरंग दैर्ध्य इसमें एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करो। एंगस्ट्रॉम में इसका वेवलेंथ कितना होगा अगर उसका तरंग की आवृत्ति जो है वो 5 इंटू 10 की घात 15 हर्ज है। चलिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यस, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये
हर्ज में दे, किलो हर्ज में दे सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन है, आप देखिएगा उसको, है ना। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है किलो हर्ज, 160 किलो हर्ज। तो किलो का मतलब क्या हुआ, इंटू 10 की घात 3 और जोड़ दो और इंटू कर दो उसमें, 160 इंटू 10 की घात 3 हर्ज, किलो हर्ज। मेगा हर्ज 6, 10 की घात 6 कर दिया साथ में, मेगा हर्ज, तो मेगा हो गया, है ना। और फिर उसको सॉल्व करना है, बस यूनिट कन्वर्जेंस का खेल है। यूनिट कन्वर्जन सही करोगे पावर सही आएगी, पावर सही आएगी तो आंसर सही आएगा। बात समझ में आ गई। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। फिर हम बोर और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट, जो मेन आपका सिलेबस का मेन पार्ट है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ ही नहीं सकते। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस का वर्ड है उस वर्ड पे मत जाइए, उस वर्ड को पढ़ने के लिए उससे पहले क्या 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 पढ़ना पड़ेगा वो सोचिए, और वो जब आएगी तो वो चीज क्लियर होगी, तो उसमें से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे ये पहला टॉपिक, और ये टॉपिक मैंने क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तरंग संख्या, आवृत्ति, आवर्तकाल, सब कुछ। वैसे ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत जरूरत पड़ेगा, वहां मैं बोलूंगा कि ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब वो क्या है वो आपको पता ही नहीं, तो जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड टॉपिक पहले पढ़ने होते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आओ देखो क्या होता है। ये कहता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, ये कहता है कि जो लाइट है, लाइट क्या है एक तरह से, सर लाइट मतलब विजिबल, आईआर सब आ गया उसमें, तो लाइट एक तरह से क्या है, ईएमडब्ल्यू, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक तरह से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वेव्स वेव्स मेरी बात सुनो, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कह रहा है नहीं है। ये कह रहे हैं कि लाइट, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग नहीं होती है, तरंग नहीं होती है। हम कह रहे हैं कैसे नहीं होती है, हमारे सामने जो लाइट आ रही है वो देखो ऐसे तरंगों के रूप में नहीं आ रही है क्या, तरंगों के रूप में तो आ रही है, लाइट आ रही है, जैसे ये लाइट है तो एक वेव है, ये बोलते हैं नहीं, ये वेव नहीं होती है। तो क्या होती है, तो ये बोलते हैं कि लाइट जो है वो वास्तव में छोटे छोटे कणों से बनी होती है, और ये कण जो होते हैं वो इतने पास पास में होते हैं कि वो हमको क्या दिखते हैं, एक तरंग की तरह दिखते हैं, बट वास्तव में ये तरंग नहीं होते, ये बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। ये जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं इनको या तो बोलते हैं क्वांटा और या बोलते हैं फोटोन। बात समझ आ गई। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका, इनका कॉन्सेप्ट था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें या प्रकाश जो है वो तरंग न होकर के कणों के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होता है। इन ऊर्जा के छोटे बंडलों को, इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। आगे बात समझ में, दो लाइनें लिखिएगा इसके बारे में, क्या होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, ट्रांसमिशन, संचरण मीन्स ट्रेवलिंग, है ना, ट्रेवल करना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का संचरण, ठीक है, ट्रांसमिशन, संचरण जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, बंडल कह दो, पैकेट्स कह दो, है ना, पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है, या तो फोटोन कहते हैं या कहते हैं क्वांटा, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटोन या एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, जिन्हें फोटोन या फिर क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और एक क्वांटा की एनर्जी फिक्स्ड होती है जिसको हम बोलते हैं E बराबर एच न्यू। क्वांटा या फोटोन क्या है, मैं आपको इनमें भी क्लियरेंस दोनों में क्लियर करके देता हूँ, क्वांटा क्या होता है, फोटोन क्या है। तो देखो, अगर प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश है, डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो हम उसको बोल देते हैं फोटोन है, क्या है, फोटोन है।
और नॉर्मल जो लाइट आ रही है हमारे आसपास, जो हम नेचुरल लाइट यूज नहीं कर रहे, जो हम सिंथेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, उसको हम क्वांटा बोल देते हैं। फर्क कुछ नहीं है, दोनों में एनर्जी सेम होती है, E बराबर एच न्यू। अब इन्होंने आगे क्या कहा, देखो इन्होंने कहा कि जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा, फोटोन होते हैं ना, उनकी जो एनर्जी होती है वो उनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, प्लांक के अनुसार फोटोन की जो एनर्जी होती है, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा उन उसकी आवृत्ति, फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भैया, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन E, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है, मतलब E जो है वो प्रोपोर्शनल होगा न्यू के, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। और जब यहां पर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा H, E इक्वल टू एच न्यू, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं E, और E बराबर होता है एच न्यू। H यहाँ पे कांस्टेंट आ गया जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, H यहाँ पे कांस्टेंट आ गया जिसको हम प्लांक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। और इस प्लैंक कांस्टेंट का मान फिक्स होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, ध्यान रखिएगा भैया, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, थोड़ा कमेंट्स डिस्प्ले कर देना, जूल इंटू सेकेंड। तो E बराबर होता है एच न्यू और H होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। करेक्ट। और आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि ये जो ऊर्जा आती है जूल में आएगी, और ये एक फोटोन की ऊर्जा है, कितने, एक फोटोन। अगर मान लो यहाँ एक फोटोन की जगह पे एक से ज्यादा n फोटोन है, तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, E बराबर NH न्यू, कि E बराबर NH न्यू। और ऊर्जा किस में आती है, यहां से ध्यान रखिएगा, किस में आएगी ऊर्जा, जूल में, ऊर्जा आती है जूल में। E बराबर n का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन, मान लो 25 फोटोन है, 30 फोटोन है, 40 फोटोन है, तो E बराबर NH न्यू जूल में। अब हमें पता है भैया न्यू किसके इक्वल होता है, तो वी नो दैट कि न्यू इक्वल टू होता है C बाई लेमड़ा, होता है C बाई लेमड़ा। तो यहाँ पे मैं अगर C बाई लेमड़ा रख दूं न्यू की जगह, तो हमें एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा कि फोटोन की ऊर्जा Hc बाय लेमड़ा होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो Hc बाय लेमड़ा होती है। मैं आपको तरीके बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, कैसे किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कैसे बैठ के कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको सॉल्व करना भी एक ट्रिक होती है ना, कैसे फटाफट से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है आप देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो E बराबर हो गया Hc बाय लेमड़ा, करेक्ट। कितने फोटोन की ऊर्जा, फॉर 1 फोटोन, और ऊर्जा किस में आएगी, ये जूल में आएगी। अब मान लो यहीं पे n फोटोन आ गए, तो हम क्या बोल देंगे कि E बराबर हो जाएगा NHc बाय लेमड़ा, NHc बाय लेमड़ा, जहां पे n नंबर ऑफ फोटोन्स है, लेमड़ा जो है वो तरंग दैर्ध्य है, उस फोटोन की जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य हो गई लेमड़ा। तो E बराबर हो गया NHc बाय लेमड़ा फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स जूल में। ये भी ऊर्जा किस में आएगी, जूल में, लेकिन कितने फोटोन्स की, फॉर n फोटोन्स, है ना, ये हो गया फॉर n फोटोन, फॉर n फोटोन, n फोटोनों के लिए ये हो जाएगी इसकी एनर्जी, करेक्ट। और आगे देखिए, यहां से मैं एक और चीज अगर आपको बताऊं कि E बराबर Hc बाय लेमड़ा होता है, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां देखो ये एनर्जी जूल में आ गई, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो जूल में एनर्जी है, एक फोटोन की जूल में एनर्जी क्या है, एक फोटोन की जूल में एनर्जी है Hc बाय लेमड़ा। अब मुझे इसको एंगस्ट्रॉम जो है जूल की जगह मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अरे आराम से हो जाएगा, यूपी टीजीटी भी अच्छे से कवर हो जाएगा, बस आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। ठीक है, यूपी टीजीटी के आप जो भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे उसमें केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस उसको पढ़ते रहिए। E इक्वल टू Hc बाई लेमड़ा, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग लगा दूं तो अब ये जूल में ना होकर के किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जूल में जो भी चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है।
ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा की एक इकाई होती है कि आपके पास जो भी चीज जूल में हो, उस जूल वाली ऊर्जा को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दो। अब देखो यहाँ सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ लैम्बडा नहीं है। एच कांस्टेंट है, सी स्थिरांक है, ई स्थिरांक है, लैम्बडा स्थिरांक नहीं है। तो अगर मैं सारे स्थिरांक को रख कर सॉल्व कर लूं एक ही बार में तो बार बार चेंज तो होगा नहीं वो, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमें एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाता है एनर्जी का, ई बराबर 12400 अपॉन लैम्बडा। सीधा ही किस में पुट कर देना है, एंगस्ट्रॉम में। 12400 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, तो आपको एनर्जी सीधे ही किस में मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे आगे भी। क्या करना है, 12400 12400 और लैम्बडा सीधा रख दो किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो सीधे ही एनर्जी किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतनी बात समझ में आई। एक और मैं आपको कन्वर्जन बताता हूं, कभी कभी पूछ लेता है तो बच्चा टक जाता है कि ऊर्जा ज्ञात करो फोटोन की किलो जूल पर मोल में। ऊर्जा ज्ञात करो किलो जूल पर मोल में, एक जूल और पर मोल में ऊर्जा ज्ञात करो, किलो जूल पर मोल। तो आपको एक और बढ़िया कन्वर्जन बताता हूं। देखो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जो अपने को ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। बराबर, ये तो है ही, हम कह ही रहे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल बटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया वो 1.6 10 की घात -19 जूल। और अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके पास और उसको किलो जूल में बदलना है तो ध्यान रखना भैया 96.4 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96.4 किलो जूल पर। मैं सब डेरिवेशंस कर सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं देखो ये कैसे आया, लेकिन हमने को ये चीजें ध्यान नहीं रखनी। ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये समझ लो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट जैसे ये कांस्टेंट आप याद रखते हो वैसे ये कांस्टेंट याद रखो। मैं बता सकता हूँ डेरिवेशन करके कि कैसे आया, लेकिन अभी हमारा वो एम ही नहीं, मतलब ही नहीं उसको सीखने का, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 96.4 किलो जूल पर। करना कुछ भी नहीं है, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, Na से गुणा कर दो, तो पर मोल बन जाएगा। ये इसको Na से गुणा कर दो, पर मोल बन जाएगा। किलो में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये किलो जूल में आ जाएगा और आंसर ये आएगा 96.4 किलो जूल। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात पूरी, रामायण क्या है ये। अब आगे बढ़ाते हैं, आओ देखो बोर्ड पे प्लैंक क्वांटम सिद्धांत पे सवाल कैसे आता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन बना के देते हैं, एक दो मैं बताता हूं, बाकी फिर क्वेश्चन आपको भी मैं दूंगा होमवर्क के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला कोई चीज दिक्कत लग रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, बिंदास होके क्वेश्चन, है ना, कमेंट डाल देना बोर्ड पे कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। तो हम उसको एक नए एग्जाम्पल के साथ दोबारा समझा देंगे। समझ में आनी चाहिए चीजें, बस यही अपना मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। आओ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फोटोन है, उसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ऊर्जा 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ऊर्जा जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा किलो जूल पर मोल में ज्ञात करो। तीनों में बताऊं ताकि एक ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर। किलो जूल पर मोल में ज्ञात करो, जितना पढ़ाया वो सब कुछ मेरे एक पहले क्वेश्चन में आ जाता है। इस एक ही क्वेश्चन से आप कंप्लीट इस पूरे प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को आप इस एक क्वेश्चन में ढाल सकते हो। अब उसके बाद में वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आओ देखो सबसे पहले किसमें करना है, आओ बोर्ड पे और ध्यान दो। सबसे पहले हमें 5000 एंगस्ट्रॉम फोटोन दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इसकी ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी किसमें, जूल में। जूल में क्या होती है, hc बाय लैम्बडा। वैल्यू लगा दो, h हो गया 6.62 इंटू 10 की घात -34 इंटू c हो गया 3 इंटू 10 की घात 8 और लैम्बडा हो गया 5000, यानी कि 5000 इंटू 10 की घात -10। मीटर में रखना है इसको, क्लियर, मीटर में रखना है, 10 की घात -10। ओके, अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या, थोड़ा ये दिमाग भी वहां पे अपने को यूज करना होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे बेटा पेपर छूट जाता है, बच्चों की शिकायत होती है सर पेपर पूरा नहीं कर पाए। कारण क्या, वो फुल एक एक डिवाइड बाय दिस, एक एक गुणा भाग एक्यूरेट कर रहे हैं। एक्यूरेट करने की जरूरत ही नहीं है जब आपको पता है कि ऑप्शन इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट है। पहला ऑप्शन 25 है, दूसरा 50 है, तीसरा 75 है, चौथा 100 है, तो क्यों एग्जैक्ट करना। रफ कैलकुलेशन कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो
रफ कैलकुलेशन कैसे, पहले तो ये पावर हटा देते हैं, ये 7 7 ऊपर ले लिया, 8 और 7 15, 15 और 34 19 बच गया माइनस का। अब देखो बेटा ये जो चीज है 6.62 इंटू 3, तो सीधा ही ध्यान रखो ना कि इसको क्या कर दें अपन 20 कर दें, 20 इंटू 10 की घात माइनस 19। सर 20 हुआ तो नहीं है, 6.62 इंटू 3 20 कहाँ होता है, ये तो 19 पॉइंट है ना, 19.98 होता है, 19.98 होता है। अरे 19.98 बोलो 20 बोलो, बात तो एक ही है ना, तो क्यों उसको 19.98 लेके उसको और ज्यादा टिपिकल कैलकुलेट करना, आप नहीं करना है, सीधा करो 6.62 इंटू 3 कितना हो गया 20, ठीक है, और 20 बटा 5 19 आ गया ऊपर, कितना आ गया 4 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल, आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा, इसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी निकालनी है, यही क्वेश्चन है सेम। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए, क्या करना है 12400 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, लैम्बडा कितना है 5000, सीधा ही लगा दो बस, इसको मीटर में नहीं बदलना है। अब इसको मीटर में नहीं बदलना है, 5000 5000 सीधा ही लगा दिया और इसको सॉल्व कर लिया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 12.4 अपॉन 5, है ना, लगभग ये आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब सर तीसरा, इसी को किलो जूल में बदलना है, तो एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है ना 2.48, अगर इसको किलो जूल पर मोल में बदलना है तो किलो जूल पर मोल में यहां से कैलकुलेशन करते हुए जाओगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। किलो जूल पर मोल में बदलना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाए उसको और उसको 96.4 से गुणा कर दिया, 96.4 से गुणा कर दिया, ये एनर्जी आ जाएगी लगभग आपकी 238-39 के करीब आ जाएगी किलो जूल पर मोल, ठीक है, लगभग 96 है ना, तो 2.5 है ये, इसको 2.5 मान लेते हैं, 96 है तो लगभग ये आ जाएगा 200, है ना, 238 के आसपास आ जाएगा किलो जूल पर मोल। फिर भी आप एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, ठीक है। 2.48 इंटू 96.4 नियरली अबाउट 239 किलो जूल पर मोल। तो ये चीजें होती हैं बेटा, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताया आपको, एनर्जी आपको जूल में भी बता दी और एनर्जी आपको किलो जूल पर मोल में भी बता दी। अब एक और सवाल बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जहां डाउट लगे, कैलकुलेशन भी अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरे को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, वापस बता दूंगा आपको। जैसे क्वेश्चन है 3 फोटोन है, ये आप बताना भैया, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो और अपना एक प्रॉपर आंसर मुझे सेंड करो कि सर मेरा आंसर ये आया है ना। 3 फोटोन जिनकी तरंग दैर्ध्य 100-200, 3 फोटोन जिनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या है 100-200 और 300 नैनोमीटर है, 100-200-300 नैनोमीटर है, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, इनकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, इनकी एनर्जी का रेशियो, ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। बोलो भैया, ये पहले आप सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, डाउट लग रहा हो वापस पूछ लेना, ठीक है। 3 फोटोन है 100, 200 और 300 नैनोमीटर, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ एनर्जीज। करिए आप लोग सॉल्व पहले इसको। चलिए 100, 200 और 300 है इनकी नैनोमीटर में तरंग दैर्ध्य, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, मतलब E1 अनुपात E2 अनुपात E3, ये क्या आएगा, तो देखो E1 रेशियो E2 रेशियो E3 हमको पता लगाना है, तो भैया सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं इसको। इन तीनों का रेशियो करना है, 1 HC बाई लैम्बडा 1 अनुपात HC बाई लैम्बडा 2 अनुपात HC बाई लैम्बडा 3, तीनों का अनुपात निकालोगे तो अपने आप ही आपको एक रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये 3 है तो तीनों का हमने रेशियो पता लगाया, पहला है E1 अनुपात E2 अनुपात E3, तो E1 हो गया हमारे पास 1/100, क्योंकि HC कट जाएगा बेटा, यहाँ पर भी HC कट जाएगा तो 1/100
200, HC कट जाएगा, और ये हो गया 1/300। HC तीनों का कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो 1/λ होगा वही उनका ऊर्जाओं का अनुपात, ये कैंसिल हो गया, 2 2 0 2 0, यानी कि यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1:2 और यहाँ आ गया 1:3। अब ये तो भिन्न में है, भिन्नों में तो काम चलेगा नहीं, रेशियो होता है तो अपन को एक जो है सिंपल नंबर में आना चाहिए। क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बन गया, 6:3:2, ये आपका आंसर हो गया 6:3:2, 6:3:2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। HC/λ, बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। तो बस इनका रेशियो लगाना था, तो रेशियो ये आ गया, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 3 और 2। ऐसे ही 2 का पूछ सकते हैं, एक की तरंग दैर्ध्य 2000 है, एक की 5000 है, तो उनका रेशियो क्या होगा, तो वो आप यहां से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली 6:3:2 आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, देखिएगा बोर्ड पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है, और इसका ट्रिक भी बताता हूँ कैसे करना है। एक फोटोन, एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य, एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य, एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य 200 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर है, 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर के फोटोन में मिल जाता है, उसकी खुद की तरंग दैर्ध्य 200 नैनोमीटर है और वो 300 नैनोमीटर के फोटोन में मिल जाता है, फोटोन में मिल जाता है। तो अब इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, तो अब इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। करेक्ट, अच्छे से देखो और बताइए क्या आएगा। एक फोटोन है जिसकी तरंग दैर्ध्य 200 नैनोमीटर है और वो 300 नैनोमीटर के फोटोन में मिल गया, तो अब इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 500 नैनोमीटर, है ना, फर्स्ट ऑप्शन है 500 नैनोमीटर, बाकी दूसरे ऑप्शन भी ऐसे ही आपको बना के दे दिए जाएंगे। हाँ, तो बताइए एक फोटोन जो है वो 200 नैनोमीटर का है और 300 नैनोमीटर के फोटोन के साथ में जाके मिल गया, अब दोनों एक हो गए, दोनों अगर एक हो गए तो अब नया जो फोटोन बना है उस नए फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, वेवलेंथ ऑफ न्यू फोटोन विल बी, नए फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपको याद करनी है। तो आओ ध्यान से देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। मैं आपको सीधा बताऊं शॉर्टकट क्या है, ऐसे नहीं हो जाएगा कि 200 नैनोमीटर 300 में जुड़ गया 500 हो गया सर, 500 नैनोमीटर अब नए फोटोन की, ऐसा कभी नहीं होता। वेवलेंथ ऐसे आपस में ऐड नहीं होती, एनर्जी ऐड हो सकती है, E1 + E2 = E3 हो सकता है, मतलब इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा जोड़ के नई ऊर्जा निकालो फिर नया तरंग दैर्ध्य निकालो, या तो ये तरीका है, इसकी एनर्जी निकाल के इसकी एनर्जी निकाल के दोनों को जोड़ दो, फिर उसके बाद में नए वाले की एनर्जी निकालो, और या फिर एकदम सिंपल सा तरीका है, जो लैम्बडा टोटल होता है उसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, λ1 × λ2 अपॉन λ1 + λ2, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर दो फोटोन में से एक फोटोन की दे दी दूसरे की ज्ञात करनी है, एक की दे दी दूसरे की ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं जुड़ जाएगा 200 300 500, हो नहीं हो सकता, फोटोन की वेवलेंथ ऐसे नहीं जुड़, एनर्जी जुड़ सकती है, इसकी एनर्जी निकालो HC/λ, इसकी एनर्जी HC/λ, तो बराबर कर दो, तो तीसरे वाले फोटोन की हो जाएगी HC/λ, वहां से उसका लैम्बडा ज्ञात हो सकता है। और या फिर सीधा ये कर लो, लैम्बडा टोटल बराबर λ1 λ2 अपॉन λ1 + λ2, वैल्यू लगा दो, λ1 कितना है सर, λ1 है 200, बोलो भैया सही कह रहा हूँ, λ1 कितना है 200, λ2 कितना है 300, 200 × 300 अपॉन 200 + 300, सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है ना यार, कितना आ गया ये हो गया 660 × 10⁻3, है ना, और ये हो गया नीचे कितना 500, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये 600/5, 600/5, बोलो बेटा सही किया मैंने, एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो और कैंसिल हो गया ऊपर, 3 × 2 60,000, ठीक है, × 500, 600/5 कितना आ गया ये 120
नैनोमीटर आई थिंक, करेक्ट, 120 नैनोमीटर। देख लीजिएगा, 3 इंटू 2 6 और 3 और 2 500, तो ये हो गया 560, 600 अपॉन 5 120 नैनोमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर कोई गलती हो कैलकुलेशन में तो वापस बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा सॉल्व करना होता है और बहुत इजी तरीका होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला सीधे, अब मान लो तीन फोटोन मिल गए, क्या करो, लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, कुल दे दी, एक फोटोन दे दिया, एक फोटोन इतने का है तो दूसरा फोटोन कितने का होगा निकाल सकते हो यहाँ से। बात सुना कि 3 फोटोन 4 फोटोन आ गए तो लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 इंटू लैम्बडा 4 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4। क्लियर? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, एक दो सवाल मैं आपको और बताता हूँ प्लैंक क्वांटम सिद्धांत पे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, है ना, हमारी जो आंखें हैं उनको चाहिए वस्तु को देखने के लिए, हमें जो है ऊर्जा चाहिएगी। ऊर्जा चाहिएगी कितनी चाहिएगी? 10 की घात माइनस 17 जूल चाहिए मान लो, ठीक है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने में 10 की घात माइनस 17 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हरे रंग के प्रकाश, हरे प्रकाश के फोटोन की संख्या, हरे प्रकाश के फोटोन की संख्या ज्ञात करो, हरे प्रकाश के फोटोन की संख्या ज्ञात करो। यदि तरंगदैर्ध्य 500 नैनोमीटर है, हरे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, फोटोन की संख्या ज्ञात करो यदि वेवलेंथ, यदि तरंगदैर्ध्य, यदि वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कितनी दे रखी है आपको? 500 नैनोमीटर दे रखी है। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं फुल करवा दूंगा यहीं पे, आपको दूसरा कोई ऑडियल कुछ छेड़ना, कुछ जो मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा। जो बोर्ड पे क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा अगर आप जो भी प्रैक्टिस करते हो वो आप करते जाओ साथ में। बोलो बेटा, अब इस बार नया क्वेश्चन आ गया, क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब कितने फोटोन ऐसे चाहिएंगे जिनकी तरंगदैर्ध्य 500 नैनोमीटर हो और उससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। उसको देखने में जो मिनिमम ऊर्जा लगती है वो लगती है 10 की घात माइनस 17 जूल। मतलब आपको ऊर्जा दे रखी है और फोटोन की संख्या पूछी है, एनर्जी गिवन है और फोटोन पूछेंगे कितने फोटोन चाहिएंगे जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख सके। उसको देखने में मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 10 की घात माइनस 17 जूल चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना? अब सॉल्व करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पड़ा था, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमड़ा, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमड़ा। लगा दो और n का वैल्यू निकाल लो इसमें से, है ना। फॉर्मूला लगा दो और n का वैल्यू निकाल लो, बस यही तो ज्ञात करना था इसमें से कि जूल में ऊर्जा E बराबर होता है एन एच सी बाई लेमड़ा, एन एच सी बाई लेमड़ा, यानी कि E आपको दे रखा है 10 की घात माइनस 17, n आपको निकालना है, ये हो गया आपके पास 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34, ये हो गया लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लेमड़ा। लेमड़ा कितना हो गया हमारे पास? 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10 की घात माइनस 9, नैनोमीटर में दे रखा है ना, तो 500 इंटू 10 की घात माइनस 9, करेक्ट। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में होता तो 10 करता, नैनोमीटर में तो 9 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके हम n निकाल लेते हैं। पहले एक बार पावर से ही सॉल्व कर लेते हैं। 500 ये गया, 7 आ गया, 7 और 8 15, 15 34 में से गया तो माइनस 19 रह गया, करेक्ट। यहां से n निकालना, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्या आ गया ऊपर? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 और नीचे आ गया 6.62 इंटू 3 और इंटू 10 की घात माइनस 19, ये आ गया बराबर n। बोलो बेटा सही है, एकदम क्लियर है? कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो वापस पूछ लेना, कहीं मेरे से कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो बता देना कि सर आपने यहाँ पे सही कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए पावर्स में वगैरह में। चलो ये कैंसिल आउट किया हमने, कितना हो गया? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ये 20 हो गया, 20,
ये कैंसिल आउट कर दिया तो नीचे से ऊपर चला गया 10 की घात 2 यानी 100 हो गया ऊपर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए 100 और 100 ये कैंसिल आउट किया 17 से है ना 3, ये हो गया 20, 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिया अपने, तो ये ऊपर आ गया 10⁻19 तो ये हो गया 100 और ये 6 इंटू दिस इज 20 और ये हो गया इंटू ऊपर क्या है 5। ये सॉल्व कर लो, 5 से ये कट गया बेटा 4 बार और 4 से ये 100 कट गया कितनी बार 25 बार, यानी कितने फोटोन चाहिएंगे उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कितने फोटोन चाहिएंगे 25 फोटोन चाहिएंगे, 25 फोटोन रिक्वायर होंगे उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसको देखने में मिनिमम ऊर्जा कितनी चाहिए 10 की घात -17 जूल चाहिए। अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? मैं एक एक पैटर्न बारे सारे जितने पैटर्न के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बस उसको आप फॉलो करते रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का हो गया, हाउ मेनी फोटॉन्स विल रिक्वायर्ड, है ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन में एक चेंज करेगा, वो डायरेक्ट हीट या डायरेक्ट ये नहीं दे देगा ऊर्जा, डायरेक्ट ऊर्जा नहीं दे करके आपको उसकी शक्ति दे दी कि एक 10 वॉट का बल्ब एक 100 वॉट का बल्ब है, वो अगर 1 मिनट तक जलता है तो कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, अगर फोटोन की तरंग दैर्ध्य ये है। और साथ में हो सकता है दक्षता भी दे दी कि बल्ब की दक्षता जो है 60% है। जैसे ये देखो एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, देखो क्वेश्चन दिया है, एक बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब 1 मिनट में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, 1 मिनट में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, 1 मिनट में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य, यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य, यदि फोटोन की वेवलेंथ, ठीक है, फोटोन की तरंग दैर्ध्य ये आपको दे रखी है, मान लो जो है 500 कर देते हैं, फोटोन की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर है जी। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमें पता है कि E बराबर होता है NhC/λ, ये फॉर्मूला हमने देखा है अभी। हमें कहा गया है कि ऊर्जा आपको इतनी चाहिए एक जो है चीज को देखने के लिए कि उसको उस पर जो है कितने 500 नैनोमीटर के कितने फोटोन उस पर डालें कि ऊर्जा इतनी बन जाए 10 की घात -17 ऊर्जा पहुंच जाए। तो फोटोन की संख्या हमें निकालनी थी, ऊर्जा हमें दे रखी थी 10 की घात -17 जूल में है, एन हमें निकालना है, ये प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है, लाइट का वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे रखा है ना, 500 नैनोमीटर दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन निकाल दिया, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आने से इसको कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 100/20 × 5 यानी कि 25 फोटोन। फोटोन की संख्या पूछ ली तो ऊर्जा दे देगा कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दे देगा ऊर्जा, जैसे अभी दे दी ऊर्जा ये अभी ये एनर्जी दे दी, 100 वॉट का बल्ब है, 1 मिनट में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर, और आगे एक और चीज भी दे दी आपको, तथा बल्ब की जो दक्षता है, ठीक है, बल्ब की जो एफिशिएंसी है, बल्ब की दक्षता वो 40% है, बल्ब की दक्षता 40% है। 40% दक्षता का मतलब जितना प्रकाश वो उत्सर्जित कर रहा है केवल उसका 40% प्रकाश ही आ रहा है, जो उसकी क्षमता है 100 वॉट, उसका सिर्फ 40% ही फोटोन उत्सर्जित कर रहा है, उसको बोलते हैं दक्षता, एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बल्ब जो है उसमें 1 मिनट में कितने फोटोन्स एमिट होंगे, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर और बल्ब की दक्षता कितनी हो 40% हो। तो आओ देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इन चीजों का मतलब समझो, ये शक्ति दी हुई है बल्ब की, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है वॉट में, पावर दिया हुआ है, और ध्यान रखना जैसे कि पावर 100 वॉट दिया हुआ है, 100 वॉट की पावर है, पावर मतलब एक तरह से एनर्जी है, और एनर्जी पर सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं, एनर्जी पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, मतलब ये जो 100 वॉट दिया है इसका मतलब हो गया कि वो 100 जूल पर सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, 100 जूल बल्ब जो है पर सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, एक सेकंड में 100 जूल उत्सर्जित कर रहा है, तो बोलो 1 मिनट में कितना उत्सर्जित करेगा, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल उत्सर्जित कर रहा है, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, तो 60 सेकंड में कितनी करेगा 6000 जूल, है ना, 6000 जूल पर मिनट। बात समझ में आ गई।
भैया 1 सेकंड में इस वॉट का मतलब होता है जूल प्रति सेकंड, तो 100 वॉट होता है 100 जूल पर सेकंड, 200 वॉट मतलब 200 जूल पर सेकंड। तो अभी 100 जूल पर सेकंड दे रहा है ऊर्जा, और 1 मिनट में कितनी होगी, तो 6000 जूल आ गया। अब इसमें से नंबर ऑफ फोटोन निकालने, तो यहाँ हो गया भैया देखो 6 इंटू 10 की घात, बोलो कितना, 6 इंटू 10 की घात 3, ये तो हो गई ऊर्जा। E बराबर n आपको निकालना है, H आपके पास है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34, ये आपके पास है 3 इंटू 10 की घात 8 अपॉन, है ना, लैम्बडा आपके पास है 500, 500 इंटू 10 की घात माइनस 9 नैनोमीटर में, है ना, 500 इंटू 10 की घात माइनस 9 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले पावर कट काट दें इसको, ये हो गया 7, 8 और 7 15, 15 और 34 गया तो -19, ठीक, ये हो गया ऊपर 20 के बराबर। बोलो शॉर्टकट बता रखा है, बहुत इजी कर दी मैंने कैलकुलेशन आपकी। ये 20 हो गया, 20 इंटू 10⁻19, नीचे 5 बच गया, n आपको निकालना है, तो यहां से मैं n निकाल लूंगा, n 5 इधर गुना हो गया, कितना हो गया 30, 30 इंटू 10 की घात 3, और नीचे आ गया यहां से 20, 20 इंटू 10 की घात -19। मेरे बोलो सही है क्या? हाँ हाँ एकदम, देखो बहुत इजी कैलकुलेशन, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाती है कैलकुलेशन। अब इसको इसमें डिवाइड किया, 19 से ऊपर ले लिया, 19 और 3, अरे माइनस का नीचे से ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो -19 ऊपर आ गया तो +19 हो गया, मतलब 19 और 3 22, और यहां से आ गया 1.5, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ गए, 1.5 इंटू 10⁻22 फोटोन, या फिर कह दो 15 इंटू 10 की घात 21 फोटोन, एक ही बात है, 15 इंटू 10 की घात 21 फोटोन, या 1.5 इंटू 10 की घात 22 फोटोन। तो ये बल्ब वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिए कि बल्ब 100 वोल्ट का, इसका मतलब वो 100 जूल प्रति सेकंड की हीट रिलीज कर रहा है। 1 मिनट में कितनी करेगा? अब ये आंसर नहीं है आपका, ये तो अब कब है, जब उसकी दक्षता 100% है। अब वो कह रहा है कि दक्षता 40% है, तो अब आप इसके लास्ट में जाकर इसका क्या कर दो, इसका 40% बना दो। दक्षता 40% है तो लास्ट में जाके 40% कर दो, दक्षता 60% है तो लास्ट में ले जाके 60% कर दो, दक्षता 80% है तो लास्ट में 80% कर दो। स्टार्टिंग जो 100 से हो रही है वैसे ही करनी है, लास्ट में आप उसको चेंज कर दो। जैसे अभी क्या दिया है हमको कि उसकी दक्षता जो है 40% है, तो अगर दक्षता 40% है, दक्षता अगर उसकी 40% है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके अब उसकी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, ये था 15 इंटू 10 की घात 21, और उसका कितना 40% कर लो, ये आ गया इसका 40%, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 4 60, यानी कि 6 इंटू 10 की घात 21। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, क्वेश्चन भी और आंसर भी, ठीक है। ये तब आएगा जब 40% दक्षता होगी, तब हमारा आंसर होगा 6 इंटू 10⁻21, और जब दक्षता 100% होगी तो हमारा आंसर होगा 1.5 इंटू 10 की घात 22। क्लियर? दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? बोलो यस और नो। हाँ क्लियर? बल्ब का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, 1 घंटे तक जल रहा है, 1 घंटे तक जल रहा है, तो 60 इंटू 60, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड में लेके आना है जूल पर सेकेंड में, कैसे भी कर। 1 दिन तक जल रहा है, 1 दिन तक जल रहा है मतलब 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू फिर 60 सेकेंड, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है। बोलो बेटा, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर? हाँ आगे बढ़ाएं इसको। ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे इस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं, या तो फोटोन की संख्या पूछ लेते हैं, या फिर ऊर्जा पूछ लेते हैं, या कभी तरंग दैर्ध्य पूछ लेते हैं, वेवलेंथ याद करो, ऐसे कुछ आ जाता है। जैसे मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, और ये आप मुझे आंसर देके बताना, फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है X2 गैस, कोई गैस है X2 की बंद ऊर्जा, X2 गैस की बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। X2 गैस की बंद ऊर्जा 192.8 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। 192.8 किलो जूल पर मोल है, एक एक्स एक्स के बीच का बॉन्ड है, उसको तोड़ने की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं बंद ऊर्जा,
ये आपको दी हुई है 192.8 है। आगे आपको बोल दिया यदि इस पर 310 नैनोमीटर का फोटोन आपतित किया जाए 310 नैनोमीटर का फोटोन आपतित किया जाए तो, है ना, इंपोज कर रहे हैं कितना, 310 नैनोमीटर का फोटोन इंपोज किया जाए तो एक्स परमाणु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। एक्स परमाणु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो एक्स परमाणु होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। एक्स परमाणु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बढ़िया सवाल। X2 कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, उसकी बंद ऊर्जा 192.8 है। ठीक है, इस पर एक फोटोन हमने अप्लाई किया है और फोटोन 310 नैनोमीटर का है, तो जो फोटोन गिरेगा उसके बाद जो X बनेगा उस X की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हार्ड नहीं है, कोई अलग टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है, वही सवाल है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। इसका क्या है, यहां देखो, ये X बंद है, इसको तोड़ने के लिए इस पर एक फोटोन लगाया गया है जिसकी ऊर्जा है 310 नैनो, जिसकी तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है, करेक्ट। और इसकी बंद ऊर्जा कितनी है 192.8। तो मुझे बताओ 192.8 कितने किलो जूल पर मोल, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुआ। ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, इसको तोड़ने में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कितनी चाहिएगी, तो एनर्जी आ गई, बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, जो किलो जूल पर मोल है उसमें मैंने बताया सीधा 96.4 का भाग लगा दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 96.4, तो 192.8 में कितना होगा, कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक सही है, करेक्ट, बोलो सही है कि नहीं है, आ रहा है 2, देख लो 96 92.8 एग्जैक्ट 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए इसको तोड़ने में। अब आप देखो आपके फोटोन की ऊर्जा कितनी है, आओ फोटोन की एनर्जी देखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन, आपके फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो फोटोन की एनर्जी हो गई 12400 की जगह 1240 अपॉन 310। सर ये 1240 क्यों कर दिया, 12400 था ना, वो एंगस्ट्रॉम में था तो 12400 था, ये नैनोमीटर में तो 1240 कर दो, एक जीरो कम कर दिया। अरे भैया एंगस्ट्रॉम में था तो अपन यहाँ एंगस्ट्रॉम में रखते थे तो 12400 12400, अब ये नैनोमीटर में तो ऊपर 1240 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। नैनो 10 की घात -9 होता है, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 होता है। ये हमने सॉल्व किया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार बोलो, 4 बार, आई थिंक, देख लो 3 4, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हो गया क्वेश्चन इजी, मतलब आप उस पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हो, करेक्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पर जा रहा है, जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो उस बॉन्ड को तोड़ने में खर्च कर लेगा, बोलो भैया कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हो जाएगा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर लिया, जैसे ये एक्स और एक्स बॉन्ड है, इस पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लगाया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने ले लिया, पीछे कितना रह गया, पीछे कितना फोटोन बच गया, मतलब ऊर्जा कितनी बच गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई ना। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इसको कितनी मिल जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कितनी मिल जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालना है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19। फिर से देख लो, नहीं समझ में आए वापस पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ये होता है भैया 192.8 अपॉन 96.4, बॉन्ड एनर्जी किलो जूल में है तो किलो जूल को मैंने बदल दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो फोटोन की एनर्जी हो गई 310 नैनोमीटर का था, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है क्या, यस सर सही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं कुछ इसमें, बचा ही नहीं है, ये सोचो, ये यहाँ आ जाओ, इसको तोड़ने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया, ये टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए, अलग हो गए। अब पीछे कितनी एनर्जी बच गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्स की ऊर्जा निकालनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, मतलब दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी।
तो x परमाणु क्या पूछा है, x2 नहीं पूछा है, पूछा है x परमाणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जो दो टूट के x बने थे उनमें से एक x की ऊर्जा क्या होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, वो एक को मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी x की होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x है ना, x की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, या फिर 96.4 किलो जूल। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, क्वेश्चन जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बी फास्ट। क्लियर है सबको? चलो एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझसे वापस पूछ लेना, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। अब एक आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें उपस्थित 3000 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की संख्या, 3000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की संख्या ज्ञात करो, फोटोन की संख्या ज्ञात करो। एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें उपस्थित 3000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की कितनी संख्या। आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।